गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दुर्गेश शाही अपनी पॉलिटी की क्लास को आपके साथ आगे बढ़ाते। हमने अपनी पिछली कुछ क्लासों में फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से देखा और डीपीएसपी को देखा पिछली कुछ क्लासों में। आज हम संविधान के एक और महत्वपूर्ण खंड मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य, ठीक। संविधान के भाग 4 का यानी पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के तहत इनका जिक्र किया गया है। मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में बताया था कि जब भी आपको किसी भी आर्टिकल के अंतर्गत या किसी भी पार्ट के अंतर्गत कोई सब क्लॉज दिखे, यानी कि पार्ट 4 है तो जैसे पार्ट 4 का A, आर्टिकल 51 है तो 51 का A, ठीक। आर्टिकल 21 है तो 21 का A। इनका तात्पर्य होता है कि ये मूल संविधान में चीजें नहीं थी, बाद में इनको मूल संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक। ऐसी आवश्यकता महसूस हुई तब इनको इन सारी चीजों को बाद में जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य भी यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भी कुछ ऐसे ही है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A, बस ये दो चीजें ये बताती हैं कि मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। एक्चुअली 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे मूल कर्तव्यों को यानी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। एक्चुअली जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया, ठीक। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी या ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि इसको बाद में 1976 में शामिल करना पड़ा, ये भी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। पर पहले उससे पहले कि हम कंसेप्ट पे आए, कुछ इसके बेसिक टर्म्स, कुछ इसके बेसिक फैक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करते हैं। फिर आगे धीरे धीरे हम सभी मूल कर्तव्यों को समझेंगे और उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कैसे इनको शामिल किया गया, क्या इनके प्लस पॉइंट हैं, किस आधार पर इनकी आलोचना की गई, ठीक, क्या क्या चीजें हैं, क्या और होना चाहिए। तो आपका एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो, ठीक। तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। मूल कर्तव्य जो है वो 1976 में एक्चुअली कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इन मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। एक्चुअली 1975, इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में आते हैं, ठीक। जब इसको जोड़ा गया तात्कालिक समय में, एट दैट टाइम भारत की स्थिति जो है, उस तात्कालिक भारत की परिस्थितियां क्या थी। एक्चुअली 1975 में तब उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। 1975, ठीक, 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी घोषित की गई थी। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी घोषित की गई थी और देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित की गई थी। आंतरिक विद्रोह के नाम पर जो है इस अशांति, इस इमरजेंसी को पोषित किया गया था। उस दौरान कई जगहों पर ऐसा हो रहा था कि नागरिक जो हैं आपातकाल के दौरान जो उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, ठीक। तो अब सरकार ऐसी परिस्थिति में उन पर और इस प्रकार तो दबाव बना नहीं सकती थी कि उनको इमरजेंसी के कुछ सख्त नियमों का पालन ना करने के कारण उनको, क्योंकि अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो फिर उसको टूटने का डर रहता है ना। यानी कि अब अगर इमरजेंसी लगी है, उस समय लोग अगर कड़ाई से पालन नहीं कर रहे तो आप उनको समझा सकते हैं। अब चलिए इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं, जैसे वर्तमान में कोरोना पेंडेमिक का दौर चल रहा है, ठीक। सरकार ने इस समय आप पर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं, आपके मूल अधिकारों को कुछ सीमित किया हुआ है। तो जब आपातकाल की भी परिस्थिति होती है, जब आपातकाल लगता है तो आपको पता मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं, ठीक। तो तब भी हुआ, लेकिन इस समय जैसे मानिए महामारी के दौर में काफी सारे जो है आप पर आपके अधिकारों को सीमित किया गया है। किसके लिए? आपके लिए, ठीक। जैसे सबसे पहले देखिए मास्क लगाना, मास्क लगाने से हम लोग परिचित नहीं थे, है ना।
लेकिन अब इस परिस्थिति में मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर मास्क कोई व्यक्ति नहीं लगाएगा तो पहली बार 1000 का जुर्माना, दूसरी बार 10,000 का जुर्माना। ठीक, ये क्यों किया गया? जब कोई व्यक्ति नहीं मान रहा तो दंड का प्रावधान है ना। लेकिन इसके साथ साथ पहली थोड़ा छूट भी दे दी जाती है, आपको समझाया जाता है। अब क्या हो रहा है, लोग पिछली बार बहुत ज्यादा सख्ती थी, इस बार भी सख्ती है, लेकिन लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि अगर अपने को सुरक्षित रखना है तो हमें मास्क पहनना पड़ेगा। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। क्यों? अगर खुद की रक्षा करनी है तो मास्क पहनना आपका कर्तव्य है। तो एक प्रकार से कर्तव्य क्या होते हैं? कर्तव्य वे होते हैं जिसका बोध स्वयं अंदर से हो। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने मूल कर्तव्यों को जोड़ा ताकि जनता को उनके कर्तव्यों का भी बोध कराया जा सके। एक्चुअली इस भाग में अगर आप देखेंगे, जब अगर आप फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, मूल अधिकारों को, तो वहां पर संविधान जो है नागरिकों को कुछ प्रदान कर रहा है। ठीक, क्या बात कर रहा है? प्रदान कर रहा है। अभी तक आपने जितना भी हम लोगों ने क्लासेस देखी हैं, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान ने आपको कुछ ना कुछ दिया है या आपको देने की बात करता है। क्योंकि अगर आप मूल अधिकारों में आ जाए तो वहां पर आपसे कहता है देखो भाई तुम्हारे पास ये चीजें हैं, हम तुमको ये सारी चीजें दे रहे हैं जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, इवन राज्य भी नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं, है ना। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17 व्यक्ति भी नहीं छीन सकता और राज्य तो छीन ही नहीं सकता। अनुच्छेद 20-21 वो तो इमरजेंसी के दौरान में भी आपसे नहीं छीना जा सकता। फिर अगला चरण आया डीपीएसपी, यहां पर राज्य से बात की गई, संविधान राज्य से बात कर रहा था कि भाई ये चीजें हैं तुम्हें देनी है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक, तो नागरिक के क्या अधिकार हैं ये राज्य ने बता दिया, राज्य के क्या नागरिकों के प्रति कर्तव्य हैं ये संविधान ने बता दिया। परंतु एक अधूरापन था, क्योंकि संविधान ने नागरिकों से तो कुछ बोला ही नहीं कि तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं। देखिए, गांधी जी की एक बात से हम समझते हैं, गांधी जी ने बोला था कि अधिकारों का जो सोर्स है, स्रोत है, वो कर्तव्य होते हैं। अधिकारों का जो स्रोत है वो कर्तव्य होते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों का सही से पालन करने लग जाएंगे तो विश्वास मानिए कि हमें अपने अधिकारों की खोज में बहुत अत्यधिक दूर तक नहीं निकलना पड़ेगा, बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यदि अगर आपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण किए बगैर अधिकारों के पीछे भागना चालू किया तो ये छलावे की तरह होगा। आप जितना इसके पास जाएंगे वो उतना आपसे दूर जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति ने कर्तव्यों का सही दृष्टि से पालन किया तो फिर उसको अधिकारों की खोज में दूर जाना नहीं पड़ेगा। ठीक, गांधी जी ने भी बोला है कि अगर आप मूल अधिकार के पात्र बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम मूल कर्तव्यों को करना सीखें। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने कर्तव्यों को जितनी ईमानदारी से निभाते हुए चलेंगे, आप यकीन मानिए फिर आपको मूल अधिकारों के लिए बहुत अधिक नहीं ढूंढना पड़ेगा, है ना। जैसे सरल भाषा में समझते हैं तब आते हैं मूल कर्तव्यों में। देखिए, स्वच्छता रखना हमारा आपका नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है ना, सफाई रखना। लेकिन अब देखिए, आदमी क्या करता है कि हम यहाँ क्यों सफाई करें, ये मेरा घर थोड़ी ना। हम इस गली के, मानिए जैसे हम लोग एक गली में रहते हैं, एक रोड में, एक कॉलोनी में रहते हैं, वहां पर मानिए 10 मकान है एक गली में। तो जहां पर जो सार्वजनिक 10 मकानों का कूड़ा एकत्र होता है, तो व्यक्ति कहता है कि हम क्यों सफाई करें, हम क्यों यहाँ साफ रखें, खाली मेरी गली थोड़ी ना है, इस गली में 10 लोग और रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, 10 लोग और रह रहे हैं। लेकिन और क्या कहते हैं, साफ कराना किसका कर्तव्य है? राज्य का। राज्य आए साफ कराए, राज्य टैक्स लेता है, नगर निगम टैक्स लेता है, नगर निगम साफ कराए। बिल्कुल सही बात है। अगर नगर निगम है, आप उसका जो है टैक्स भरते हैं तो उनका काम है कि भाई उसको सफाई कराएंगे। बिल्कुल ठीक बात है ना। हमारी जिम्मेदारी हमारे घर की है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन हर व्यक्ति अगर एक कर्तव्य समझ के अपने अपने घर के आगे का चौखट को साफ रख ले तो यकीन मान लीजिए वो गली कभी गंदी नहीं होगी, वो गली कभी गंदी नहीं होगी। ठीक, नगर निगम का साफ कराना कूड़ा बिल्कुल उनका कर्तव्य है। लेकिन जो व्यक्ति कूड़ा साफ करने आता है, ठीक, जिसको आप कूड़ा वाला कह के संबोधित करते हैं, ठीक, एक्चुअली में वो सफाई वाला है। आपके हमारे द्वारा फैलाए गए कूड़े को साफ करता है, हमारी गंदगी को साफ करता है। ठीक, तो अगर कूड़ा फैलाना हमारा अधिकार है तो अपने घर की चौखट को हर किसी को साफ करना उसका नैतिक कर्तव्य है। ठीक,
तो अगर आप कर्तव्य सही से निभाएंगे, तो आप याद करिए गांधी जी ने क्या बोला था, मैंने बोला कर्तव्य सही से निभाएंगे तो आपको अधिकारों की खोज में ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। यानी हर व्यक्ति ने अपने घर की अगर आगे की चौखट साफ कर ली, अपने आगे का क्षेत्र साफ कर लिया, तो गली पूरी साफ हो जाएगी। और जब गली पूरी साफ हो जाएगी तो आपको सरकार से अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा कि आगे इस गली को साफ कराओ, एक दिन कूड़े वाला सफाई वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया। तो इसी प्रकार संविधान में नागरिकों के अधिकारों की बात की गई, नागरिकों को कुछ दिया गया, राज्य को उसके कर्तव्य दिलाए गए। डीपीएसपी क्या है, राज्य के कर्तव्य, कि भाई तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम नागरिक को ये दोगे, आर्टिकल 36 to 51, ठीक। लेकिन अगर जब तुम्हारे पास हो देना, लेकिन संविधान निर्माताओं ने नागरिकों से कुछ नहीं कहा, तो एक अधूरापन था। तो जब 1976 में सरदार सोम सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया आर्टिकल 51A में, तो ये माना गया, कांग्रेस पार्टी ने भी बोला कि एक अपूर्णता जो थी, एक रिक्तता जो थी संविधान में, उसको हमने पूर्ण किया। उन्होंने कहा कि एक संविधान में एक रिक्तता थी, उसको हमने पूर्ण किया, ठीक। तो सरदार सरोवर सिंह ने 10 कुछ मूल कर्तव्यों को बताया, उसको देखते हैं। इससे पहले ये जो मूल कर्तव्य है, ये भारत ने भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसको हम USSR बोलते हैं, भूतपूर्व सोवियत संघ यानी रूस का पूर्व रूप, भूतपूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस का पूर्व नाम, भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए, ठीक। एक खासियत और है, भारत जापान के बाद अब दूसरा ऐसा देश है जहां पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में, साम्यवादी देशों में, कम्युनिस्ट कंट्रीज में, ठीक, में तो मूल कर्तव्यों को शामिल किया ही गया है नागरिकों के अधिकारों के साथ। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब में कहीं पर भी नागरिकों के मूल कर्तव्यों को उल्लिखित नहीं किया गया। जबकि जापान और इंडिया सिर्फ 2 ही ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जिन्होंने मूल कर्तव्यों को जो है अपने भारतीय संविधान में अलग से उल्लिखित किया, ठीक। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें अलग से उल्लिखित करने की? देखिए अंतर है, अमेरिका, ब्रिटेन हमसे बहुत पहले आजाद हो चुके थे, ठीक। इनका सामाजिक और शैक्षिक स्तर हमसे बहुत ऊपर था, ठीक। हम जब आजाद हुए तो हमारा शैक्षिक रूप से हम उतने अग्रणी नहीं थे, हमें इतनी समझ नहीं थी, हमें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों दोनों का बोध नहीं था, ठीक। तो बोला गया पहले अधिकार अगर इनको आ जाएंगे तो कर्तव्य भी आ जाएंगे, है ना। देखिए अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, अलग नहीं होते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। माता पिता को आपको शिक्षा दिलानी है, ठीक, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका कर्तव्य और आपका अधिकार है ना। देखिए दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिला पाते उचित, या उसकी जो भी बेसिक नीड्स है उसको पूरा नहीं कर पाते, तो क्या बोला जाता है, ये व्यक्ति अपने कर्तव्यों से का अपने परिवार के प्रति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है उसका सही से निर्वहन नहीं कर रहा है, ठीक। और अगर कोई माता पिता अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो अप्रत्यक्षता वो किसी के मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उनके बच्चे का मूल अधिकार है, ठीक। अब चलिए मानिए माता पिता ने अपने बच्चों के मूल अधिकारों को अपनी 4 जरूरतें काट कर पूरा किया, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसको ड्रेस, जितनी भी बेसिक नीड्स सब थी। लेकिन अगर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करा रहे हैं, तो उस बच्चे का भी कर्तव्य है कि माता पिता जो उसके मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं तो वो भी उस कर्तव्य का पालन करे जिसको कहा नहीं गया है। पढ़ना आपका कर्तव्य है, अच्छे से पढ़ने के बाद एक अच्छा नागरिक बनना, एक सफल नागरिक बनना, ठीक, एक सफल बच्चा, एक सफल संतान बनना आपका कर्तव्य है, क्योंकि माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, अपनी 4 जरूरतों को काट के, ये उनका कर्तव्य है, ठीक, कि आपके अधिकारों की पूर्ति करने के लिए वो अपने अधिकारों में कुछ कटौती कर रहे हैं। और ये आपका कर्तव्य है कि जब आप उस लायक हो जाए तो अपने माता पिता को पे बैक करें, क्योंकि फिर वो आपका कर्तव्य होगा, ठीक। तो देखिए एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। तो इसी प्रकार भारतीय संविधान ने नागरिकों से भी कहा कि भाई देखिए मूल अधिकारों के रूप में आपको बहुत कुछ दिया गया। डीपीएसपी के रूप में राज्य से बोला गया कि भाई तुम अपने कर्तव्यों का काम करो। मूल संविधान में जब
ये मूल कर्तव्य है, तो वहां पर क्या बात की गई, यहाँ पर भारतीय नागरिकों से बात की गई कि भाई आपका भी कुछ कर्तव्य है कि आप अपने राज्य के प्रति कुछ करें। ठीक, अच्छा, लेकिन चूंकि ये एक नैतिक दायित्व जैसे है, इसलिए इसको भी कोई जो है कानूनी बाध्यता नहीं की, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मूल अधिकारों को नहीं मानता है तो उसको उसके लिए कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई दंड का प्रावधान नहीं है। जिस प्रकार राज्य के कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा नहीं प्राप्त कराया जा सकता, आर्टिकल 37, भाई डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी राज्य के कर्तव्य है। आर्टिकल 37 बोलता है कि डीपीएसपी कैन नॉट बी अचीव्ड बाय कोर्ट या इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी एनफोर्स्ड नहीं कराया जा सकता। राज्य जब सक्षम होगा तब वह इन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, है ना, यानी स्टेट जब कैपेबल होगा, व्हेन स्टेट विल कैपेबल, तो दे विल फॉलो हिज ड्यूटीज, है ना, तो वो देगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। तो इसी प्रकार नागरिकों से भी बोला गया कि आपके नैतिक दायित्व कुछ ऐसी चीजें, इसके लिए जो है सजा देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, जैसे कई सारी चीजें होती है, आपको स्कूल भेजा जा रहा है पढ़ने, आपको पढ़ना, ये आपका कर्तव्य है। अब रोज आपको थप्पड़ मार मार के पढ़ाया जाए, ये अच्छा नहीं हो सकता। छोटे में तो हो सकता है पढ़ने के लिए आपको डांटा जाए, लेकिन अगर आप 8th के बाद 9th 10th से अगर आपको पढ़ने के लिए टोकना पड़ रहा है, तो यकीन मान लीजिए कि फिर आपको सोचने की आवश्यकता है। ठीक, फिर आप अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों में किन किन मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो पहला मूल कर्तव्य बहुत सिंपल, बोला गया कि भाई संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, ठीक, संस्थाओं, संविधान का पालन करें। भाई ये तो सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च है, देश तो संविधान से ही चलता है। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, जो संविधान में उल्लिखित आदर्श है, संस्थाओं, जो संस्थाओं की बात की गई है उनको, यानी सरकार, पुलिस, जो भी चीजें, जैसे सरकार की जो संस्था है पुलिस ने कोई नियम बनाया तो आपको मानना पड़ेगा, सरकार आपके लिए कोई नियम बना दी तो मानना पड़ेगा, सरकारी संस्थान, गवर्नमेंट, कुछ भी अगर आपके लिए जो भी एक कानून बना रहे हैं, ठीक, जो भी संविधान के दायरे में है संस्थान, उनको आप मानिए, है ना, संविधान का पालन करिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, है ना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब आप खुद सोचिए, क्या एक नागरिक के रूप में हम लोग को इन सारी चीजों का पालन कराने के लिए कोई सजा का प्रावधान होना चाहिए, कोई दंड का प्रावधान होना चाहिए, ये तो खुद ही होना चाहिए। अरे अगर आप भारत के नागरिक हैं, कोई भी व्यक्ति किसी देश का नागरिक होता है, तो अगर वो देश संविधान से चल रहा है तो उसका तो आपको पालन करना ही पड़ेगा, तभी तो आप सभ्य नागरिक होंगे। क्योंकि अगर कोई आपको कुछ दे रहा है, ये संविधान अगर आपको अधिकार प्रदान कर रहा है, तो अगर आपसे कर्तव्यों की बात कर रहा है तो आपको स्वतः उसको पालन करना चाहिए, है ना। अगर आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, है ना, किसी पुलिस राज्य में तो है नहीं, है ना, किसी टेरर स्टेट में तो है नहीं, तो लोकतांत्रिक देश में है ना, हम नागरिक हैं, सभ्य नागरिक, है ना, हमारा देश है, हमारे पूर्वजों की धरती है ना, हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से इस धरती को सींचा है, तो क्या हम अपने देश, अपनी मातृभूमि की जो संविधान, जो एक उसका जो नियम कानून की संहिता, क्या उसका पालन नहीं करेंगे? क्या हम लोग अपने परिवार में बनाए हुए कानूनों का पालन नहीं करते हैं ना, उसके लिए तो कहीं लिखित भी नहीं है ना, करते हैं ना, माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, ठीक, ये बचपन से आपको बताया था, क्योंकि आपका कर्तव्य है। तो इसी प्रकार आपको संविधान का भी पालन करना चाहिए, उसमें जो भी आदर्श है उसका पालन करना चाहिए, उसमें जो भी संस्थाओं की बात हो रही है उनका पालन करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का पालन करिए, राष्ट्रगान का आदर करिए। इसके लिए बताइए, ये तो एक नैतिक दायित्व है व्यक्ति का, है ना। राष्ट्रध्वज का सम्मान तो वैसे ही होना चाहिए। आप देखिए, कभी स्पोर्ट्समैन को देखिए, खिलाड़ियों को देखिए, ऑफिसर्स को देखिए, जो आपके आर्मी वाले फोर्सेस के पर्सन्स को देखिए, आप देखिए क्या प्रेम होता है। क्रिकेट मैच होता है तो उस राष्ट्रीय ध्वज का देखिए, सिर्फ आप उसको उठा के ऐसे फहराते हैं कि उसमें एक अलग ही वो आती है, ठीक। जब आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उस समय राष्ट्रगान जब बजता है या जो है, तो आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब गूज़बम्प्स आ जाते हैं, है ना। कोई तिरंगा को कभी अगर आप कभी एकांत में और कहीं किसी सार्वजनिक भवन पे एक बड़ा सा तिरंगा लहराते हुए देखिए, तो बिना कुछ बोले आप उस चीज को महसूस कर लेंगे, ठीक। तो
आदर करिए। सिंपल सी चीज है ना, बड़ी बड़ी मूलभूत चीजें आपसे बोली गई है कर्तव्य के रूप में, है ना। तो पहला क्या है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा क्या है, दूसरा और सिंपल, स्वतंत्रता के लिए हमारे भाई, चूंकि आपको पता है स्वतंत्रता बड़े अथक प्रयासों से मिली है, सिर्फ प्रयासों से नहीं, हमारे खून पसीने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों ने बहुत कुछ बलिदान दिया इस आजादी के लिए। हमारी आपकी आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया, है ना, बहुत बलिदान, बड़े त्याग के पश्चात ही आजादी मिली है। इसलिए मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म से बोलता हूँ कि अपनी आजादी जो आपको मिली है उसका बहुत उसके महत्व को समझें, ठीक, उसको यूं ही जाया ना करें। बहुत बलिदान, बड़े त्याग के पश्चात आपको, बड़े लंबे अरसे के अथक प्रयासों के पश्चात ही आपको मिली। तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमें प्रेरित करने वाले, है ना, हमें प्रेरित करने वाले जो करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करें, उच्च आदर्शों को पालन करें, करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करें एवं उन्हें संजोए रखें। उच्च आदर्शों का पालन करें एवं उन्हें संजोए रखें। बिल्कुल भाई, आजादी आपको बड़ी मेहनत से मिली है, और जिन आदर्शों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए मैं प्रेरित किया, राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक, चंद्रशेखर आजाद, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर तक, ठीक, जतिन बाघा तक, इन सब की हर उस एक व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, वो जिन्होंने एक मानक को तय किया है ना, उन सब आदर्शों को पालन करें, उनको संजो के रखें, है ना। जैसे गांधी जी ने कोई अलग चीज नहीं बताई है। महात्मा बुद्ध जो बहुत पहले अहिंसा बता गए थे, ठीक, उसका किस कारगर ढंग से उन्होंने प्रयोग किया, किस तरह उन्होंने नेतृत्व क्षमता लोगों में बढ़ाई, ठीक, किस तरह उन्होंने लोगों को एकजुट होने का प्रयास किया, उन सारे आदर्शों को हमको समझना पड़ेगा। ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती थी। गांधी जी ने उन आदर्शों को, उन मूल्यों को स्थापित किया, है ना। कैसे आप देखिए, गांधी जी जब अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखो तो 3 चरण है उसमें। सबसे पहला चरण कब है, कांग्रेस की स्थापना से लेकर 20 साल आगे का, 1885 टू 1905 का टाइम। ये क्या था, ये राष्ट्रीय आंदोलन का पहला फेज था, जिसको हम उदारवाद का चरण बोलते हैं, गुड गवर्नेंस का, है ना। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरू जी, महागोविंद रानाडे, ये सब लोग थे। कौन लोग थे, लिबरल्स बोला जाता था, उदारवाद का, गुड गवर्नेंस। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ वर्ष में एक बार सम्मेलन करते थे, वायसराय के पास गए, कुछ मांगे रखी। अरे समस्याओं को तो उठाया, पहली बार कम से कम भारतीयों ने कुछ बोध तो किया, राष्ट्रवाद की अलग तो जगाई। अगला चरण 1905 से 20, इसको आप स्वराज का समय कहते हैं, जब स्वराज की पहली बार मांग उठी, ठीक, एक्सट्रीमिस्ट का टाइम आया। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक जैसे ओजस्वी विचारकों ने अपने विचारों को थोड़ा और ओजस्वी ढंग से रखा, है ना। ये थोड़े और मुखर हुए, पेपर में, सारी चीजों में अंग्रेजों के खिलाफ खुल के बोलने लगे, राष्ट्रीय एकता का आंदोलन चलाया गया, है ना। आप बाल गंगाधर तिलक की सोच देखिए, उन्होंने जो है गणेश महोत्सव चालू किया, शिवाजी महोत्सव चालू किया। क्यों, आज जो महाराष्ट्र से चलकर समूचे उत्तर भारत में गणपति महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक, हर घर में पंडाल बनते हैं, सार्वजनिक जगह पे, ये उन्हीं का कराना था, ठीक। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से अपील की कि अगर आप अपने घर में गणपति बैठाइए, कोई समस्या नहीं, मिलकर एक पंडाल में बैठाइए। क्यों, ताकि सब एकत्रित हो, भारतीयों में एकजुटता की भावना उत्पन्न हो, वो एकजुटता की भावना जो आपने पहले से तोड़ी हुई थी, जिसके कारण आप इतने साल तक गुलाम रहे। तो ये सब आदर्श ही तो हैं जो स्वतंत्रता संग्राम पाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज भी आवश्यकता एकजुट होकर रहने की, तो इन आदर्शों को हमें जो है मानना है,
ठीक। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करिए। ठीक, भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी, यानी कोई जो है भारत पर अन्यथा दबाव ना बनाने पर। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? यानी हम जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो अपने हित के अनुसार करेंगे, उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं होगा। ठीक, हमको पाकिस्तान ने के आतंकवादियों ने घुसकर उरी में एक कांड किया, उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ। अब इसके लिए ये हमारी संप्रभुता, वो हमारे यहाँ, हमको किसी दूसरे देश का मुंह नहीं देखना है। हमें आवश्यक हुआ, हम गए और हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आए। पुलवामा किया, हम गए, हम बालाकोट करके आए। हमने किसी से नहीं पूछा हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हम करेंगे, क्योंकि हम संप्रभु है ना। हमारे अस्तित्व पर अगर कोई चोट करेगा तो उसका निर्णय हम स्वयं करेंगे कि हमें क्या करना है। तो सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब जब आप अपने निर्णय, अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं अपने हित के लिए करें, बिना किसी बाहरी दबाव के। ठीक, बिना किसी बाहरी दबाव के। एक हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो बोलता है अपने आप को संप्रभु, सोवरेन, पर क्या वो है? आप देखिए, पहले अमेरिका का पृष्ठभूत है, इस समय चाइना का। जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र, देखिए कॉन्टेम्परेरी पढ़िए, है ना, कंपैरिजन करते हुए पढ़िए। पाकिस्तान, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। उसने अपना धर्म घोषित किया हुआ इस्लामिक राष्ट्र है। अब चूंकि इस्लामिक राष्ट्र, तो वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो करता है। इस्लाम में मदिरा का सेवन जो है प्रतिबंधित है, शराब, अल्कोहल जो है वो प्रोहिबिटेड है। तो पाकिस्तान में ना अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है और ना अल्कोहल का सेवन वैलिड है। तो भी वहां पर आती है लीगल तरीके से, मैं जिसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक, इलीगल तरीके से क्या हो रहा है, पर पाकिस्तान में ऑफिशियली बैन है। लेकिन अभी विगत एक माह पहले पाकिस्तान ने चाइना को ये परमिशन दे दी है, चाइना की कंपनी को, कि आप आकर यहाँ पर लिकर की कंपनी लगा सकते हैं। आप देखिए, तो क्या ये संप्रभु हुए? आपने तो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया। इस्लामिक राष्ट्र के अनुसार आपने अपने यहाँ अल्कोहल के, लिकर के प्रोडक्शन पर और कंजप्शन पर, दोनों पर प्रतिबंध लगाया हुआ। यहाँ पर कोई जो है लिकर जो है नहीं बन सकती। आपने अपने यहाँ की कंपनियों को बैन किया हुआ है कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने चाइना की कंपनी को बोल दिया। ये क्यों? क्योंकि आपको चाइना से कर चाहिए, चाइना का आप पर प्रेशर है। सीपीईसी के तहत बहुत पैसा लिया हुआ आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, वन बेल्ट वन रोड के तहत। ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में आप आ चुके हो, FATF की ग्रे ब्लैक लिस्ट में आने वाले हो, तो आपको फंडिंग कौन देगा? तो फंडिंग के लिए आपने अपने मूल्य से समझौता कर लिया, यानी आपने अपनी नीतियों को प्रभावित कर लिया। तो आप संप्रभु नहीं हुए। भारत ऐसा नहीं है। भारत अपने नीतियां, अपने निर्णयों को अपने आधार पर रखता है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करना और उसको अक्षुण्ण बनाए रखना। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। अक्षुण्ण मतलब कि कोई उसे तोड़ ना पाए। ठीक, ये हमारा कर्तव्य है, बिल्कुल है। ये तो बिना कहे हमारा है। क्या आपका अपना घर है, आप अपने घर के निर्णय किस प्रकार से लेते हैं? आपका घर है तो आप अपने घर के निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं, है ना। आपको अपने रूम में कौन से कलर का पेंट कराना है, तो क्या अपने पड़ोसी से पूछने जाते हैं कि भाई साहब नॉक किया, वो मुझे अपने ड्राइंग रूम में कराना बताइए, तो क्या बोलेंगे? जो आपको पसंद हो। आप राय ले सकते हैं किसी से, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन आप आके निर्णय करिए। क्या मेरा मन तो पिंक का है, उन्होंने बोल दिया नहीं येलो कर दो तो येलो कर दो। नहीं, आप अपने घर का निर्णय स्वयं लेते हैं ना। आपको अपने घर में कैसा टीवी चाहिए, कैसा फ्रिज चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, आप कौन से कपड़े पहनेंगे, या इसका निर्णय आप लेंगे, ना कि कोई राह चलता हुआ व्यक्ति लेगा। ठीक, क्योंकि आप संप्रभु हैं। अपने घर की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सब अपने घर की, परिवार की एकता और अखंडता को बनाए रखने का कर्तव्य हमारे ऊपर है ना। उसी प्रकार देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना। कोई भी ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास करें, उन सब से हमको अपने देश को बचाना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। बड़ी साधारण सी चीजें रखी गई। ठीक, चौथा क्या है? देश की रक्षा करें और देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर, यानी कि बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। ठीक, तो क्या है देखिए,
देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें एवं आह्वान पर यानी कि बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहें। है ना? अब देश की रक्षा करना क्या सिर्फ यूनिफॉर्म सर्विसेज वालों का धर्म है या नैतिक कर्तव्य है? हमारा नहीं है, हम सबका है ना। आप सबके कर्तव्यों की परिभाषा अलग अलग होती है ना। सैनिक वर्दी पहनता है सेना का जवान, पुलिस वर्दी पहनती, खाकी पहनती है, तो वो देश की रक्षा करती है। लेकिन कुछ अनसंग सोल्जर्स भी होते हैं जिनको बताना हर नागरिक के अंदर ये भावना होनी चाहिए, है ना। आप देखिए कई सारे किस्से कहानियां हमको मिलते हैं, है ना। कई रियल स्टोरीज हम लोग को मिलती हैं कि कहीं पर रेल की पटरी डैमेज थी और एक व्यक्ति जो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, उन्होंने जब देखा किनारे से तो दौड़ के गए और एक लाल रंग की वो करने के बाद झंडा लगाने के बाद कई लोगों की जान बचा ली, तुरंत सूचित किया। कहीं पर बिजली का टूटा हुआ तार पड़ा है, ठीक, किसी व्यक्ति ने देखा कि अरे ये तो बिजली आ रही है, टूटा हुआ तार पड़ा है और बगल में बारिश हो गई तो यहाँ पानी में करंट फैल गया, तो कोई अगर गिर गया ठीक किसी गड्ढे में तो लोगों की जान जा सकती है। तो तुरंत जाकर आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कॉल किया और सप्लाई को कटवाया। ये भी देश की रक्षा है। जिस व्यक्ति ने दौड़कर एक लाल झंडी लगा के ट्रेन को रोकी है, उसने भी हजारों लोगों की रक्षा की, ठीक। तो हर क्षण देश की रक्षा आपका करना हमारा आपका कर्तव्य है। और अगर देश कभी मुसीबत में है और अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आप राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर है ना। ये तो सबका होता है। हम अगर नौकरी करने के लिए घर से बाहर हैं, ठीक, और घर में कोई विपदा पड़ जाती है तो हम किसी प्रकार आनन फानन आते हैं ना। क्यों आते हैं? अगर आप नहीं आएंगे तो क्या, अगर मानिए आपके घर में माता पिता भाई बहन और आप किसी बाहर नौकरी पे कहीं बाहर पोस्टेड हैं और ईश्वर न करे किसी के परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए, गंभीर, माता पिता भाई बहन किसी में एक की, और आपको सूचित किया जाए तो आप सारे काम काज छोड़ के आते हैं, ठीक। अगर आप नहीं आएंगे तो क्या आपको सजा दिलवा दी जाएगी? माता पिता सजा दिलवा देंगे, FIR लॉन्च करा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसे ही यहाँ पर लेकिन आप क्यों आते हैं? क्योंकि आपका अंतर्बोध कहता है आपको आना है। अंतर्बोध क्या है? यही कर्तव्य है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। आज मेरे परिवार को मेरी जरूरत है तो आर्थिक से ज्यादा मेरी शारीरिक उपस्थिति वहां अनिवार्य है। शायद मेरे भाई या पिता जिनकी तबीयत खराब है, अगर मैं वहां खड़ा हूं तो देखकर उनको हिम्मत आएगी, देश उनको देखकर उनको साहस आएगा। तो राष्ट्र जब आपको बुलाए और उसके आह्वान पर जब हम सब राष्ट्र के लिए खड़े हो जाएंगे सेवा के लिए, तो राष्ट्र की मजबूती का प्रतिबिंब है ना। क्रिकेट मैच होता है ना, क्रिकेट मैच होता है, कोई आपको बुलाने जाता है क्या कि भाई आओ और देखो? कोई चीज किसी के बिना नहीं रुकती है। आप हम 2 साल से कोरोना का इफेक्ट चल रहा है, तो क्या इंटरनेशनल मैचेस नहीं हुए? क्या लोग स्टेडियम में नहीं गए? तो क्या IPL के मैचेस पिछले साल नहीं हुए? इस साल भी हो रहे थे, है ना। क्या इंटरनेशनल मैचेस नहीं हुए? लेकिन जब आप जाते हो वहां पर तो एक माहौल अलग बन जाता है। हम सब टिकट खरीद के जाते हैं। क्यों जाते हैं? इंडियन टीम बाहर भी खेलती है और जो भारतीय बाहर देशों में रह रहे हैं, इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, जहां जहां क्रिकेट होता है, लोग पहुंचते हैं टिकट लेकर, ध्वज लेकर। क्यों पहुंचते हैं? और अगर आप जा भी रहे हैं तो झंडा लगा के, यहां बना के, ऐसा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अपनी टीम को चीयर करने जा रहे हैं, सपोर्ट करने जा रहे हैं। कंट्री की बात है, फीलिंग की बात है, एक नेशन की बात है ना। जब मुल्क की बात आती, जब राष्ट्र की बात आती तो ऐसे ही होता है। मैंने बोला था एक क्लास में आप लोग को कि देश कैसे बनता है। देश तो एक भौगोलिक सीमाओं से बन जाता है, लेकिन एक राष्ट्र एक वहां कर रहने वाले नागरिकों के प्रयासों से बनता है। वो कर्तव्य जब आपको बोध आता है तब बनता है, ठीक। देश की रक्षा करें एवं आह्वान पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर है, ठीक। इसी प्रकार भाईचारे की भावना का निर्माण करें, आपसी भाईचारे की भावना का निर्माण करें। सरल भाषा, भातृत्व की भावना लिखा है। संविधान की जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है भातृत्व की भावना, ब्रदरहुड कंसेप्ट। सरल भाषा में आपसी भाईचारे की भावना का निर्माण करें और
धर्म, भाषा, प्रदेश, इन सब से ऊपर उठकर एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक, निर्माण करें। धर्म, भाषा, प्रदेश की भावनाओं से ऊपर उठकर, है ना। तुम्हारा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है, मेरी भाषा क्या है, तुम्हारा प्रदेश क्या है, मेरा प्रदेश क्या है, उससे ऊपर उठ के, की भावनाओं से ऊपर उठकर इस भावना का प्रचार करें, ब्रदरहुड की भावना का, भ्रातृत्व की भावना का। और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन इसी में, इसको मैं जानबूझ के यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। स्त्रियों के विरुद्ध इतना अच्छा आपको नैतिक कर्तव्य बोला गया है, स्त्रियों के विरुद्ध कुप्रथाओं का परित्याग करें। चलिए आइए देखते हैं। आपसी भाईचारे की भावना का निर्माण करें, बिल्कुल जरूरी है। वो व्यक्ति क्या जो आपस में मिलजुल के ना रहे, है ना। आप कभी जानवरों को देख लीजिए, जानवर भी आपस में मिलजुल के रहते हैं। हम अक्सर जब कोई लोग लड़ते हैं तो हम कहते हैं जानवर हो क्या, लेकिन कभी आप देखिए जानवर भी कितने आपस में जो है, जंगल में जाइए, हाथियों का झुंड एक साथ है, बहुत कम यदा कदा होगा कि हाथियों का झुंड आपस में लड़ रहा हो, यदा कदा होगा कि शेरों का झुंड आपस में लड़ रहा है, यदा कदा कभी किसी ऐसी बात पर, वो तो एक अलग हो गया। लेकिन हम लोग क्या, हम भारत की बात करते हैं, है ना। हम तो वर्ल्ड वाइड ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। भारत में आपको पता है 4 मुख्य धर्म, कई पंथ, कई भाषाओं, कई जो है कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, है ना, एक साथ रहते हैं। हमें बोला गया ब्रदरहुड की कंसेप्ट का निर्माण करें, तभी तो होगा। बिल्कुल सही बात है ना। अगर कोई दिवाली में कोई मुस्लिम भाई आकर हमारे यहाँ हमें दिवाली की शुभकामनाएं जब देते हैं, है ना, हमारी दीपावली की मिठाई खा के जाते हैं, और हम जब ईद की समय उनके यहाँ से खाते हैं, तभी तो चीजें प्रेम भरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना काल में आप सब ने कई सारी न्यूज देखी होंगी, जहाँ अपनों को लोग हाथ नहीं दिखा रहे हैं, लगा रहे हैं, वहां पर दूसरे धर्म के लोगों ने आके, पड़ोसियों ने आके संस्कार किए। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, व्यक्ति के सारे भ्रम और सारे मिथक टूट गए इस बीमारी में, ठीक। वो जो कर्तव्य थे ना, भाईचारे की भावना दिखाई पड़ रही है। पिछले साल लॉकडाउन में दिल्ली से, बॉम्बे से लोग पैदल चलकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग निकले, और लोग जिनसे ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, अनजान है, आगे निकल कर आए और लोगों ने भर के खाना खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं, क्या जरूरत है खाना खिलाने की? ये भाईचारे की भावना कि भाई तुम भूखे जा रहे हो, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, ये लो मेरे हिस्से का तुम खाओ। इस समय कोरोना पीरियड में अपने आ नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन लगा है, किसी का कुछ हो जा रहा है, छूने वाले लोग नहीं है। पेपर में आता है किसी हिंदू की डेथ हुई, 4 पड़ोसी मुसलमान लड़कों ने कंधा दिया और ले जाके उनका संस्कार किया, कोई संस्कार करने वाला था। कहीं पेपर में आता है किसी मुस्लिम क्या कुछ हुआ, 4 हिंदू लड़कों ने कंधा दिया और ले जाके उनको जो है खा के सुपुर्द किया। यही तो भाईचारे की भावना का निर्माण है। देखिए, आपका धर्म अलग हो सकता है, आपकी जाति अलग हो सकती है, आपकी भाषा अलग हो सकती है, आपका कल्चर अलग हो सकता है, आपका पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन नीड्स सबकी एक होती हैं, आवश्यकताएं सबकी एक होती हैं। अगर आप अगल बगल रह रहे हैं तो आपको मिल के रहना पड़ेगा। आपका पड़ोसी आपके पास सबसे पहले आएगा, आपका रिश्तेदार, आपका नातेदार, आपकी जात वाला आपके पास हो सकता है बाद में है, ठीक। इसलिए ये भाईचारे की भावना निकल कर आई है, लोग बढ़ रही है चीजें। स्त्रियों के विरुद्ध कुप्रथाओं का त्याग करें, बिल्कुल ये हमारा कर्तव्य है, इसके लिए हमें कोई दंड मिलने की आवश्यकता नहीं है। पर दुर्भाग्य ये है कि इस कर्तव्य का हमने सही से पालन नहीं किया, इसलिए सरकार को इसमें अलग से कानून बनाने पड़े। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों बना? क्योंकि हम इसका चीज ही नहीं कर रहे हैं, स्त्रियों के विरुद्ध कुप्रथाओं का त्याग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं खत्म करते हो यार समाज से दहेज प्रथा? डाउरी को खत्म करो ना। क्यों बनाना पड़ता है डाउरी के लिए एक एक्ट? क्यों होता है? आप क्यों घर में हिंसा करते हो महिला के साथ? क्यों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है? क्यों आप किसी की बहू, बेटी को, बहन को क्यों वो फ्रीली मूव नहीं कर सकती? अगर कोई बच्ची स्पोर्ट्स खेलना चाहती है तो उसे जाने दो यार, नेशन का नाम रोशन करेगी। 2016 रियो ओलंपिक्स में
जब ये 130-31 करोड़ों का देश एक मेडल के लिए जूझ रहा था, तो रक्षाबंधन के दिन 2 हमारी देश की बहनों ने इस देश का मान बढ़ाया। रक्षाबंधन का त्योहार क्यों होता है? भाई बहन जो है वो भाइयों के कलाई पे राखी बांधती कि भाई उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन यकीन मानिए सबसे बड़ा खूबसूरत दिन था रक्षाबंधन के दिन। सुबह सुबह हम लोग काफी दिन से हो रहा था कि भाई कोई एक मेडल नहीं आ रहा, सुबह सुबह खबर आई कि साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मेडल मिला कुश्ती में। उसके बाद आपको पता है उसी साल पीवी सिंधु ने रजत पदक से 2 पदक आए थे, एक साक्षी मलिक का ब्रॉन्ज और एक पीवी सिंधु का सिल्वर, है ना। इस 131 करोड़ भारतीयों की लाज हमारी उन 2 बहनों ने उस दिन बचा ली। ठीक, और बहनें भी बचाएंगी और भाई भी। आप माहौल तो दीजिए, एक लड़की स्पोर्ट्स खेलना चाहती है, आप जाने दीजिए ना उसको। ठीक, क्यों आप उसको उसके ड्रेस के मानक से आप मापते हैं, है ना। ठीक, आप उसको फ्रीली मूव होने दीजिए। कोई पढ़ना चाहता है, आप जाने दीजिए ना उसको पढ़ने। आप उसको उस गली से निकलने ही नहीं देंगे। आप 24 घंटे एक्टिविटीज के उसमें रहेंगे या कुछ रहेंगे, ये कर्तव्य आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आज आप किसी के यहाँ ऐसा कर रहे हैं तो कल कोई आपके परिवार के लिए भी ऐसे बाधाएं उत्पन्न करेगा। तो अगर हम सब इन चीजों से ऊपर उठे, राहों को निष्कंटक बनाए, तो बिल्कुल उन कुप्रथाओं का त्याग हुआ। हमने पहले भी किया है। सती प्रथा हमारे धर्म में कुप्रथा थी, उसको खत्म किया गया, हम ही लोगों ने खत्म किया। पर्दा प्रथा आज से 50 साल पहले जैसी थी आज वैसी नहीं है, उसको खत्म किया, है ना। आज महिलाएं बराबर की उसमें आ रही है, आज महिलाएं सेना में भी, आज महिलाएं प्लेन भी उड़ा रही है ना। तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन अभी और करने का प्रयास है ना। इतना करने का प्रयास है कि फिर स्त्रियों का सम्मान करने के लिए या उनकी रक्षा के लिए कोई कानून बनाने की, कोई महिला आयोग स्थापित करने की, कोई मिशन शक्ति स्टार्ट करने की, है ना, कोई रोमियो स्क्वाड बनाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक, आगे हमारी सामासिक संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर, हमारी सामासिक संस्कृति, सामासिक से मतलब है कंपोजिट कल्चर। भारत कैसा है? मिला जुला, है ना। यहाँ होली भी है, यहाँ दिवाली भी है, यहाँ ईद भी है, यहाँ बकरीद भी है, यहाँ गुरपूरब भी है, यहाँ बैसाखी भी है, यहाँ गुड फ्राइडे भी है, यहाँ पोंगल भी है, यहाँ खिचड़ी भी है ना, यहाँ उर्स भी है। सब मिलकर मनाते हैं। यही तो खूबसूरती है हमारी, ये हमारा सामासिक संस्कृति है। कहाँ मिलता है ऐसा, है ना, कहाँ मिलता है ऐसा कल्चर। तो सदियों से चली आ रही हुई हमारी सामासिक संस्कृति की जो है इस गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, है ना, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसकी रक्षा करें, है ना, या उसको संजो कर रखें, उसको संजो, है ना। सामाजिक संस्कृति का यही तो हमारी खूबसूरती है। भारत की खूबसूरती क्या है? लोग दूर दूर से आते हैं देखने। इतने सारे धर्म, इतनी सारी भाषा, इतने सारे प्रांत, इतना कल्चर, है ना। हर 50 किलोमीटर पे जहाँ बोली बदलती हो, हर 100-200 किलोमीटर पे जहाँ कल्चर बदलता हो, जहाँ खान पान बदलता हो, है ना, कितनी वैरायटी है ना। आप दिल्ली जाइए, एक चलिए इसको ऐसे समझते हैं सामाजिक संस्कृति का। एक व्यक्ति मुंबई जाता है, तीखे पानी की चीज खाता है, मटर डाल के, जिसको पानी पूरी बोला जाता है, जबरदस्त। वही व्यक्ति उत्तर प्रदेश आ जाता है तो उसको पानी के बताशे बोले जाता है, ठीक। दिल्ली चले जाता है तो वहाँ गोलगप्पा बोला जाता है। उत्तर प्रदेश आता है तो पानी के बताशे। वही व्यक्ति बिहार चला जाता है तो उसको फुल्की बोला जाता है, ठीक। वही व्यक्ति थोड़ा और आगे चला जाता है तो उसको गुपचुप बोला जाता है बिहार के बॉर्डर पे। फिर बंगाल चला जाता है तो उसको कुछ का बोलते हैं। एक ही चीज है, अलग अलग नामों से, अलग अलग स्वाद में, अलग अलग वैरायटी में। ये क्या है? मैंने बहुत छोटी सी बात की। इसके अलावा सामाजिक संस्कृति, है ना, पूरे देश में नवरात्रि की पूजा की जाती है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दुर्गा पूजा कहाँ की अच्छी है तो आप बोलेंगे सर वेस्ट बंगाल की। क्या दुर्गा जी से वेस्ट बंगाल में पूजी जाती है? पूरे भारत में। लेकिन एक अलग ही दुर्गा, वहां पर पूजा का एक ढंग अलग है ना। एक अलग ढंग से वहां पर वो किया जाता है ना।
दशहरा पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन लोग बताते हैं कुल्लू का दशहरा बिल्कुल अलग है। तो यही तो सामाजिक संस्कृति है, एक ही चीज को अलग अलग टाइप से अलग अलग खूबसूरती के साथ मनाना, है ना। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको सेवई भी मिल जाती है ईद की, होली की गुजिया भी है हमारे यहाँ, है ना। हमारे यहाँ गुरुओं का लंगर की प्रथा भी है, जहाँ एक साथ बैठ के लाखों लोग भोजन करते हैं, है ना। तो एक सामाजिक संस्कृति है हमारी, सब मिलजुल कर साथ में। इसको जो है ये बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है, इसको हमें संजो के रखना है ना, इसको संजो के रखना। यही तो बोला है, छोटी छोटी सी चीजें जो है आपसे बोली गई। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करिए, नेचुरल एनवायरनमेंट की रक्षा करिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। इसके अंतर्गत क्या क्या है भाई? प्राकृतिक पर्यावरण क्या क्या हुआ? वन है, झील है, नदियां हैं, वन्य जीव है ना। इन सब का रक्षा करें। कौन कौन भाई? वन क्या है? प्राकृतिक तो है, नेचुरल है। जब धरती का निर्माण हो, पेड़ पौधों का निर्माण हो, झीलें हैं, नदियां हैं, वन्य जीव है ना। शेर, चीता, भालू, बंदर, चिड़िया किसने बनाए? हमने अपने बनाए क्या? इस कुदरत ने बनाए, और नेचर ने बनाए। वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सब का जो है महत्व समझे, इनकी रक्षा करें एवं इनका संवर्धन करें, यानी इनको प्रोटेक्ट करें और उनको बढ़ाएं। ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन चूंकि इन कुछ चीजों पर अलग से सरकार ने कानून बनाया है ना, हमने डिस्कस किया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है ना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का उस ढंग से पालन नहीं कर रहा था, क्योंकि देखिए आपके अधिकार तभी तक आपके अधिकार है जब तक वे दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं। जिस समय आपके अधिकारों ने दूसरे के अधिकारों का हनन करना प्रारंभ किया, उसी क्षण आपके अधिकार खत्म हो जाते हैं, आपके अधिकार सीमित हो जाते हैं। आपको बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब नहीं आप किसी को अपशब्द बोले, ठीक भाई। आपको बोलने की आजादी है तो इसका मतलब दूसरे को भी तो आजादी है कि वो आपकी गाली थोड़ी नहीं सुनने का, अपशब्द थोड़ी नहीं सुनेगा, उसको विरोध करने का भी अधिकार है। तो अगर आपको जीने का अधिकार है तो दूसरे का भी है। अब ये आपका कर्तव्य है कि आप खुद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, आपका कर्तव्य होना चाहिए, है ना। हमने बड़ी बेदर्दी के साथ जो है इस पृथ्वी को, इस नेचर को हमने डिस्टर्ब किया। नेचर ने फिर पे बैक आपको दे दिया। हम समुद्रों को, हमने नदियों को गंदा करना चालू किया, कोई बात नहीं, आप नदियों को गंदा करना चालू, आपने नदियों में कचरा डाला, सीवर डाला, नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, समुद्र में सुनामी आ गई, उस सुनामी ने आपको पे बैक दे दिया। ठीक, यही तो कर रहे हैं हम। नदियों में गए, कचरा डाल दिया, सीवर डाला, पॉलिथीन डाला, गंदगी डाली, कोई बात नहीं, डालते रहिए। प्रकृति सहन कर रही है, उसने पे बैक कर दिया। समुद्र में सुनामी आ गई, वापस ने फेंक दिया सारा। कहते हैं समुद्र अपने भीतर कुछ नहीं रखता, जितना आपने डाला उसने उठा के टन का कचरा आपके वहां फेंक दिया, विध्वंसकारी और ले आया, है ना। नदियों पे बड़े बड़े डैम बनाए, नदियों ने रूट डाइवर्जन कर लिया। लीजिए, आप ग्लोबल वार्मिंग को बना रहे हैं, बढ़ाइए, खूब एसी चलाइए, खूब कारें चलाइए, सब कुछ करिए, ठीक। उसी ग्लोबल वार्मिंग से इतना ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, ग्लेशियर पिघलना चालू हुए, समुद्र तल बढ़ना चालू हुआ, उन्होंने कई द्वीपों और कई देशों को अपने में निगल दिया, है ना। तो नेचर को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो नेचर आपको डिस्टर्ब करेगा, है ना। आपने जंगल काटने चालू किए, आपने वन्य जीवों का नेचुरल हैबिटेट खत्म करना चालू किया, तो हुआ क्या? बंदरों के आतंक से है ग्रस्त। पेपर में आता है, बंदर कहाँ जाएंगे? आप उनका घर छीन लेंगे तो वो आपको नहीं जीने देंगे। पेपर में आता है तेंदुआ घुसा आबादी में, क्यों नहीं घुसेगा? आपने उसके जंगल को काट के अपना घर बना लिया, तो वो कहाँ आएगा? वो तो आपके यहाँ आएगा ही आएगा। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। अगर आप अपने कर्तव्यों से विमुख होकर किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करेंगे तो। 8वीं चीज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ाइए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन, ठीक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाइए, साइंटिफिक अप्रोच, मानववाद, ह्यूमैनिटेरियन होइए, ठीक। मानववाद,
एवं ज्ञान के संवर्धन की भावना का विकास करें। ज्ञान के संवर्धन की भावना का विकास करें। देखिए, आप कभी किसी की भावना का विकास करें। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं, लाइन है, अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, ज्ञान। अगर कोई घड़ा भरा हुआ होता ठीक, तो वो इतना नहीं स्थिर रहता, वो नहीं छलकता, लेकिन अधजल गगरी बहुत छलकती है। तो जो व्यक्ति के पास ज्ञान कम होता है वो ज्यादा बातें करता है। ठीक, जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है, जो परिपूर्ण हो जाता है, वो बहुत ठहराव आ जाता है ना। दो प्रकार की नदियां होती हैं, एक छिछली नदियां जिसका तल ऊंचा होता है, तो उसमें जरा सा पानी बहता है और वो फैल जाती है ना, बाहर आ जाती है, नुकसान करने लग जाती है। क्यों? जरा सा पानी आया, इतरा गई। और जो सतत वाहिनी नदियां हैं, गंगा, जल्दी आसानी से वो होता है क्या? जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पानी पड़ जाए तब जाके, लेकिन जरा से भी नहीं। क्यों? ये गहरी नदी है। ठीक, कहते हैं शांत जल हमेशा गहरा होता है। शांत जल हमेशा गहरा होता है ना, क्योंकि जो शांत है वो क्या, उसमें गहराई बहुत है, चाहे व्यक्ति हो चाहे नदी हो। आप देखिए, जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वो सदैव झुका होता है, लेकिन जिस वृक्ष में फल नहीं होते, जो सूखा होता है, वो हमेशा अकड़ा रहता है ना। तो ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। अगर ज्ञान अर्जन की भावना होगी तो क्या होगा? अगर ज्ञान है तो मानववाद वैसे ही आ जाएगा। अगर ज्ञान है तो ह्यूमैनिटेरियन ऐसे हो जाएगा। वो मनुष्य का जिसमें मनुष्यता का भाव ना हो। अगर हम दूसरे के दर्द को देखकर दर्द महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर प्रस्तर युग के हैं, पत्थर हैं, आप फिर पाषाण युग के हैं, है ना। अरे, एक वृक्ष को भी अगर आदमी पत्थर मारता है ना तो फल दे देता है। ठीक, हम तो मनुष्य हैं, है ना। तो ज्ञान बढ़ेगा तो मानवता भी बढ़ेगी। ठीक, और ज्ञान कैसे बढ़ेगा? जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, है ना। फला जगह एक बच्ची पैदा हुई, उसी दिन पैदा होती उसकी माँ का देहांत हो गया। अब उसमें उस बच्ची का क्या दोष? किसी महिला की शादी हुई, वो आई और दुर्घटनावश उस परिवार में कोई केस हो गया। अब उस लड़की की, उस महिला की जिंदगी को नर्क बना दिया गया। ये कुप्रथा ही तो है जो इस तरह की विरुद्ध। ये क्या है? ये आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नहीं है। अरे, एक दुर्घटना है, वो किसी के साथ भी हो सकती थी, है ना। अगर आप मानते हैं कि सबका आना और जाना सुनिश्चित है, हम लोग कहते हैं ना कि हर चीज नियति, डेस्टिनी भगवान ने लिख दी है ना, कि जो आया है उसके जाने की तिथि निश्चित है। अब अगर उसके जाने की तिथि निश्चित है, उसको किसी आगमन से क्यों जोड़ रहे हैं? आप अपनी बात का खुद कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। ठीक, अगर आप वैज्ञानिक, जैसे समाज में आता है आज भी डायन की प्रथा है, लोग अपनी सुख शांति के लिए बच्चों की बलि दे देते हैं। किसी दूसरे, मेरी संतान नहीं है, दूसरे का बच्चा चोरी करके जा रहे हैं, बलि दे दे रहे हैं। अरे, दूसरे का बच्चा बलि देने से आपका बच्चा हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो आप चीजों को तर्क के आधार पर देखेंगे। जब तर्क के आधार पर देखना चालू करेंगे तो आपके ज्ञान का संवर्धन होगा। जब आपके ज्ञान का संवर्धन होगा तो आप में मानवता आ जाएगी। इसी का तो आपको बढ़ाना है। ये आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। ठीक, कुतर्क नहीं करना है, लेकिन तर्क करना आवश्यक है। जब आप तार्किक होंगे तभी चीजों को अच्छी दृष्टि से देख सकेंगे। ठीक, चलिए, तो कितने हो गए? 8। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें। ये आपका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें। ये हमारा कर्तव्य है, बिल्कुल सही बात। अगर आपको सरकार से, राज्य से किसी प्रकार की असहमति है, भाई लोकतंत्र है, तो विचारों में मतभेद तो होंगे, उन्हें भी चाहिए, है ना, क्योंकि कोई सहमत होगा, कोई असहमत होगा, है ना। मतभेद हो, मनभेद ना हो, और मनभेद भी हो तो इस प्रकार से ना हो कि हिंसा पे उतर आए। तो भाई, सार्वजनिक संपत्ति, आपके टैक्स से तो कोई चीज बन रही है। मानिए रोडवेज में होता क्या है, हम अगर सरकार की किसी बात से सहमत नहीं है, ठीक, हाल फिलहाल CAA में जैसा कुछ हुआ, किसान बिल पर हुआ, है ना। भाई, लाल किला किसका है? लाल किला आपका, हमका, हमारा, सबका है ना। वो राष्ट्र का प्रतीक है। आप लाल किले पे चढ़कर उसको चोट पहुंचा रहे हैं तो आप एक इमारत को चोट नहीं पहुंचा रहे, आप उस 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। वो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो यकीन मान लीजिए वो एक कपड़े का अपमान नहीं करता है, वो आपकी, हमारी अस्मिता, आपके, हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है।
अगर कोई आपके सामने आपके देश को बुरा कहे, आपके राष्ट्रीय ध्वज को फेंक दे, कोई विदेशी या कोई भी व्यक्ति, क्या आपसे सहन होगा? वो एक कपड़े को नहीं फेंक रहा है, वो आपकी हमारी भावनाओं को उठा के कूड़े में फेंक रहा है। ठीक है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। कहते हैं जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। जिंदा कौम, अगर आप जिंदा है तो आप जिंदा दिखें। ठीक, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ये आपके ही हमारे टैक्स से इकट्ठी हुई पैसे से बनी। ट्रेन फूटने लग जाते हैं, बस फूटने लग जाते हैं, क्यों भाई? आपके हमारे पैसे से तो बनी है जो हमने टैक्स दिया। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा से दूर रहे। ये एक कर्तव्य की भावना हमारे आपसे अपेक्षित है। 10वां जो है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से इस राष्ट्र के विकास का निर्माण कर, राष्ट्र के विकास में सहयोगी बने। कैसे? व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से, यानी कि अकेले खुद के प्रयासों से और यूनाइटेड प्रयासों से, मिलकर। ठीक, तो व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से, व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से राष्ट्र के विकास में या राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। बिल्कुल, हम आप मिलकर, चाहे व्यक्तिगत रूप से करें, चाहे सामूहिक, अगर हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर लेगा तो फिर देश ऐसे ही संवर जाएगा, है ना भाई? हम जितने भी भारतीय हैं, हम सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो देश वैसे ही संवर जाएगा। मैंने गांधी जी की बात जिससे स्टार्ट किया था, वही बात बताना चाहूंगा ना। अगर हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों की लिए बहुत दूर आपको निकलना ही नहीं पड़ेगा। तो ये 10 मूल कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तत्पश्चात 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ये क्या था? ये वही था जो अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों को माता पिता अथवा संरक्षक का एक कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक, बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। भाई सरकार तो शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, हमने पढ़ा था 21st कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21A के तहत कि फंडामेंटल राइट बन गया है। डीपीएसपी में हमने पढ़ा था कि भाई सभी को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। कब? जब देश आजाद हुआ तो हमने डीपीएसपी में रखा कि राज्य का एक कर्तव्य है। तब राज्य सक्षम नहीं था। जब राज्य सक्षम हुआ तो क्या हुआ? राज्य 2002 में सक्षम हुआ। राज्य को लगा कि हम जो है सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो इसको मूल अधिकारों में परिवर्तित कर दिया गया अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत करने के पश्चात वो मूल अधिकार बन गया। अब सरकार का एक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। अगर किसी बच्चे को कोई मना करता है तो फिर वो फंडामेंटल राइट है, वो कोर्ट जाके अपने इस अधिकार का पालन करा सकता है। तो देखिए, अकेली ऐसी चीज है शिक्षा जो तीनों जगहों पर है। आपने मूल अधिकार में भी देख लिया 21A के रूप में, आपने डीपीएसपी में भी इसको देखा कि राज्य का भी कर्तव्य है, फिर नागरिक का मूल अधिकार है, लेकिन इसके साथ साथ माता पिता का भी कर्तव्य है। ठीक, माता पिता का कर्तव्य है कि भैया अपने बच्चों को आप जाके पढ़ाएं। सरकार तो पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन आप भी जाएं इसको पढ़ाने, ये आपका कर्तव्य है। इसको जोड़ा गया यहाँ पर भी कि सिर्फ राज्य का कर्तव्य नहीं है कि वो बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करे और सिर्फ मूल अधिकार देके खाना पूछी जाए। आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को लेकर जाएं और उनको शिक्षा प्रदान कराएं। ठीक, तो ये 11 मूल कर्तव्य जो है ये संविधान ने हमसे मांगे। कौन सी बड़ी चीज मांगी? कुछ सिंपल सी चीज तो मांगी है कर्तव्य से। अब क्या इनके लिए संविधान में दंड की आवश्यकता थी? क्या नहीं थी। कुछ लोग इसी आधार पर इन मूल कर्तव्यों की आलोचना करते हैं
कि भाई आलोचक कहते हैं कि जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया इसमें कोई दंड का प्रावधान तो किया नहीं गया। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी कांग्रेस पार्टी को, वो सारी की सारी रिकमेंडेशंस नहीं मानी थी। उसमें से 2 रिकमेंडेशंस मैं आपको बताऊं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको शामिल नहीं किया गया। कौन कौन सी? जैसे तो वो मूल कर्तव्य जिनकी रिकमेंडेशन की गई थी और शामिल नहीं किया गया, है ना, कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह ने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो संसद को यह प्रावधान है कि उसके लिए आर्थिक दंड या फिर वैसे पनिशमेंट का प्रावधान कर सकती है, आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। उन्होंने बोला संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाए, है ना, कि कानून बनाए कि अगर कोई अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो आर्थिक दंड भी दिया जा सके उसको और सजा का भी प्रावधान हो। कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को खारिज कर दिया, बोले नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कर्तव्यों के लिए आपने सजा दिलाने का प्रावधान रख दिया, डांट के मार के अगर करवाया गया तो फिर वो कर्तव्य क्या हुआ? कर्तव्य का तो मतलब ही होता है कि जो नैतिकता अंदर से उत्पन्न होगी। कर्तव्य आप कभी किसी को, जैसे कहते हैं ना, हम लोग क्या पैर छूना क्या एक परंपरा है, पैर छूना हम लोग क्या भारत में नमस्ते करना, पैर छूना एक परंपरा है। पैर छूना क्या होता है? आप अपने बड़े को सम्मान देते हैं, ठीक, आपका कर्तव्य है। लेकिन वो कैसे होगा? वो होगा क्या आप किसी बच्चे को मार के पैर छुआ सकते हैं? छोटे में आप सिर्फ समझाते हैं। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो संस्कार का जो बीजारोपण होता है वो समझा के होता है, बेटा ये बड़े हैं आप इनके पैर छूइए। लेकिन क्या जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो क्या हमें समझाया जाता है? तो फिर क्या हम उन्हीं लोग के पैर छूते हैं जिसका बचपन में हमको घर में समझाया गया था? आपका समाज बढ़ता है, आपका दायरा बढ़ता है। गुरु के पैर छूना तो हमारे यहाँ परंपरा रही है, लेकिन हम अपने मित्र से मिलते हैं, अगर अपने मित्र के परिवार में जाते हैं या उनके माता पिता के पैर छूते हैं, या फिर हम कहीं कोई ऐसी जगह होती है जिससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, उम्र में व्यक्ति बड़ा हो तो हम सम्मान में पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कर्तव्य लगता है कि नहीं ये व्यक्ति ज्ञानी है, इसमें समझ है, ये हमें नैतिकता का पाठ पड़ा, तो सम्मान में पैर छूते हैं, है ना। कोई आपको मार पीट के पैर नहीं छुआ सकता, बिल्कुल यही है। तो बोला गया कि कांग्रेस पार्टी ने इसको खारिज कर दिया। बोले नहीं, हर चीज डंडे के बल पर कराना, वो फिर वो कर्तव्य क्या हुआ? फिर तो वो चीज नहीं हुई ना, लिखा गया। तो लेकिन आलोचक इस आधार पे कहते हैं कि भाई अगर आपने इसके लिए कोई कानून बनाया ही नहीं कि भैया जो मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं। हर व्यक्ति एक जैसा थोड़ी ना होता कि मान ही ले। राष्ट्रगान बज रहा है, 50 लोग खड़े हैं, टॉकीज में 2 लोग बैठे हुए हैं, अब वो कोई क्राइम तो है नहीं। बस होता क्या, आपको आप कह देते हैं भाई राष्ट्रगान बज रहा है, खड़े हो जाए, तो अगर व्यक्ति में थोड़ा होता तो खड़ा हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए अगर किसी ने बोल दिया मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो आप क्या करेंगे? आप उसको सजा नहीं दिला सकते, क्योंकि वो फंडामेंटल ड्यूटी है, और फंडामेंटल ड्यूटी अगर कोई अपनी नहीं पूरी करता तो सजा का प्रावधान नहीं है। ये अंदर से बोध होना चाहिए। तो लोगों ने बोला ये तो फिर एक नैतिक उपदेश बन के रह गया, ठीक। लेकिन एक बात बताइए, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए अगर आपके माता पिता का आपको सम्मान करना है तो क्या पड़ोसी आपको पीट के कराएंगे? अब तो बेकार है, मारा तो कर लिया, अगले दिन फिर नहीं किया। वो तो अंदर से होना चाहिए ना, ठीक। दूसरी चीज, ये एक अच्छी चीज थी, मुझे लगता है इसको करना चाहिए था, पर कांग्रेस पार्टी चूंकि उस समय देश में वैसे ही इमरजेंसी का माहौल था तो उन्होंने नहीं लगी थी। उन्होंने बोला करों की अदायगी को नागरिकों का एक मूल कर्तव्य बनाना चाहिए, कि हर नागरिक को मूल कर्तव्य बनाना चाहिए। उनका यह मानना था कि हर नागरिक अपने करों की अदायगी करे, ठीक, ईमानदारी से, है ना। पर कांग्रेस पार्टी ने इसको भी इसमें नहीं रखा, तो इन कुछ चीजों को नहीं रखा गया, ठीक। तो आलोचना की जाती है कि इसके अलावा कुछ और अधिकार थे, तो ये तो सरदार स्वर्ण सिंह ने रिकमेंडेशन की थी, ठीक। किसने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह ने, और कांग्रेस पार्टी ने इसको मानने से उसमें मना कर दिया। इसके अलावा आलोचकों ने कुछ और अधिकारों पर भी
मूल कर्तव्यों की आलोचना की। उन्होंने बोला भाई जैसे अगर इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है तो ये तो फिर एक नैतिक उपदेश बन के रह गया, एक अतिरेक कर्मकांड बन के रह गया कि आपने बोल दिया और अपनी हितैषी कर ले, कोई माने चाहे ना माने। दूसरा, कुछ लोगों ने बोला इसमें कुछ और चीजों को जोड़ना चाहिए था, जैसे मतदान, आपने मतदान को अनिवार्य बना के कर्तव्य को जोड़ना चाहिए कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो मतदान करे। आज बोला जाता है ना, मतदान पहले मतदान फिर जलपान। क्यों? क्योंकि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का ड्यूटी है, पहले जाइए वोट देकर आइए, वो छुट्टी का दिन नहीं है, वोट देकर आइए फिर आपको जो करना है करिए। लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम है। क्यों कम है? क्योंकि हम लोग अपने कर्तव्यों का बोध नहीं कर समझते हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। 100 अगर कहीं पर 100 वोट है तो टोटल वोटिंग कितनी होती है? 28%, 30%, यानी 100 में 30 लोग गए और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत वो व्यक्ति चुन लिया जाता है। फिर हम बैठ के बात करते हैं फला सरकार आई, इसने ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं किया, है ना, सरकार अपना काम नहीं कर रही। अरे आपने अपना काम किया क्या? आपने खुद अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। तो बोला गया कि भाई मतदान को, कर अदायगी को, परिवार नियोजन, ये एक कर्तव्य बनाना चाहिए। इनको मूल कर्तव्यों में जोड़ा नहीं गया। तो एक तरह से मूल कर्तव्य जो है अपूर्ण है, इन चीजों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। मतदान अनिवार्य, कर अदायगी, परिवार नियोजन, ये कर्तव्य के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था। ठीक है ना? ये नहीं जोड़ा तो एक अपूर्ण है। इसके अलावा कुछ इस आधार पर आलोचना की जाती है कि कुछ बहुत भारी भरकम शब्दों का जो है शब्द प्रयोग किया गया, अस्पष्ट, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके बहुतायत अर्थ है, बहुअर्थी है, अस्पष्ट और बहुअर्थी है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किस चीज की बात हो रही है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या क्या चीजें हैं? भारत की जनता इतनी साक्षर नहीं है कि एक शब्द में चीज को समझ जाए। आपने बोल दिया उच्च आदर्शों, वो उच्च आदर्श क्या क्या हो सकते हैं? उसका पैमाना क्या होगा उच्च आदर्श का? क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए गोली चलाई थी, तो क्या अगर आज कोई सरकार से किसी चीज में सहमत ना हो अपने अधिकारियों को, तो क्या गोली चला दे? हो सकता है वो व्यक्ति उसको अपना उच्च आदर्श मान ले। तो बोला जाता है कि मूल कर्तव्यों में इस चीज को और व्याख्यायित नहीं किया गया। तो कुछ लोग इस आधार पर भी आलोचना करते हैं, लेकिन खैर, और कुछ लोग ये भी के बोलते हैं कि भाई इसको गैर न्यायोचित बना दिया गया, कोर्ट से मिल नहीं सकता, तो ये एक तरह से अधूरा है, अपूर्ण है। लेकिन मेरा ये मानना है, हम सबका मानना है कि हमें उसी गांधी जी की बात को याद रखना चाहिए। ठीक, कि भले ही इन मूल कर्तव्यों में कुछ कमियां हैं, परंतु अगर हम सब इसकी जो सार्थकता है, जो इसकी पॉजिटिविटी है, जितनी चीजें मेंशन की गई उसकी ओर देखें, उतने को ध्यान रखें, तो ये जो अपूर्णता है इसको अतिशीघ्र दूर कर लेंगे। ठीक, और फिर वही जिस बात से मैंने शुरुआत की थी, उस बात से आज इस क्लास का अंत कर रहा हूँ कि गांधी जी की बात को ध्यान में रखें। हम सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो हमें मूल अधिकारों की खोज के लिए ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हमने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया, विश्वास मान लीजिए, विश्वास मानिए कि वो अधिकार जो है हमारे अपने आप हमारे पास चल कर आएंगे। अगर हम किसी चीज को पाने के महत्वाकांक्षी हैं तो पहले हमें उस चीज को पाने के योग्य बनना होता है ना। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, आप IPS बनना चाहते हैं, आप SDM बनना चाहते हैं, आप DSP बनना चाहते हैं, तो ये क्या है? आप बनना चाहते हैं। इसके लिए कुछ कर्तव्य हैं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस लक्ष्य को पाएंगे, है ना। तो जो आप चाहते हैं उसके अगर आपको लायक बनना है तो उसके लिए आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो मूल कर्तव्य भी है। अगर आप अपने अधिकारों को चाहते हैं, आप सरकार से चाहते हैं कि वो अपने अधिकारों की पूर्ति करे, तो आपको भी अपने कर्तव्यों का पालन और दायित्वों की पूर्ति करनी है। आशा करता हूँ कि मूल कर्तव्यों की आज ये क्लास आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी, चीजों को मैं आसान भाषा में समझाने में सक्षम हुआ होगा। ठीक, चलिए आज की क्लास का फिर यहीं पर समापन करते हैं और कल फिर एक नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।